हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स चैप्टर 8। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव जो है एक ट्रेडिंग साइट है या एक ट्रेडिंग कह सकते हो, जैसे कि आपके डिबेंचर्स वगैरह हैं, इसी तरह से डेरिवेटिव होते हैं। और डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग्स है वो इंडिया में 2000 में शुरू की थी, जब सेबी ने इसको बिल्कुल फाइनल अप्रूवल दे दी थी। और इन न्यू ऑप्शंस इन्वेस्टर्स जो होते थे वो अपनी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में एक नई चीज़ जो थी वो ऐड की गई थी एज अ डेरिवेटिव के रूप में। एनएससी और बीएससी जो थे उन्होंने परमिशन दी थी ट्रेड करने की डेरिवेटिव्स में। और अगर अकॉर्डिंग टू एनएससी और बीएससी हम देखें तो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस टू कॉमर्स ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ अप्रूवल, जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स था उसको अप्रूवल दे दी थी, क्लियरेंस दे दी थी। फर्स्ट डेरिवेटिव जो था इंडेक्स फ्यूचर जो था ट्रेडिंग, वो सेबी के द्वारा ही अप्रूव्ड किया गया था। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग है, एसएनपी है और सीएनएक्स है, निफ्टी है, बीएससी 30, सेंसेक्स है, इंडेक्स जो है ये सारी स्टार्ट हुई डेरिवेटिव्स के बाद ही ये सारी आई थी, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक डेरिवेटिव था। साइमल्टेनियसली ऑप्शन जो था वो भी इंडिविजुअल एज अ सिक्योरिटीज़ के रूप में स्टार्ट कर दिया गया था। नवंबर 2001 में जो फ्यूचर था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। कहने का मतलब है जो डेरिवेटिव था वो जून 2000 में आया, उसके बाद काफ़ी सारे और भी आए, जैसे एसएनएक्स है, सीएनएक्स है, इंडेक्स है, निफ्टी है, बीएससी है, लेकिन उसके साथ साथ एक फ्यूचर भी आया। फ्यूचर में जो है वो नवंबर 2001 में जो है वो सेबी की प्रॉपर गाइडलाइंस और अप्रूवल के बाद ही आया। अब बात आती है जो डेरिवेटिव्स है उसका मीनिंग क्या है। वो कहता है डेरिवेटिव एक तरीके का प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इसी तरीके से डेरिवेटिव भी एक प्रोडक्ट है। हुज प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन द, या ये कह सकते हो जिसका प्राइस जो है वो डिपेंड होता है या वो मूव करता है वन और मोर अंडरलाइंग असेट्स इंडेक्स रेफर्ड रेट। जो भी इंडेक्स रेट चल रहा होता है या रेफर्ड रेट होता है, रेफरेंस रेट्स होते हैं, या असेट्स के जो जो प्राइसेस चल रहे होते हैं, कहने का मतलब है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का काफ़ी इफेक्ट होता है आपके डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो कहता है ये जो अंडरलाइंग असेट्स होती हैं, जैसे कि इक्विटी है, फॉरेक्स है, कमोडिटी है और अदर असेट्स वगैरह हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपका ये चलता है। अगर ओरिजिनली हम डेरिवेटिव को देखें तो वो क्या है, बैलेंस बनाता है एक्सचेंज रेट के बीच में। मीन जब आपके एक्सचेंज रेट बहुत हाई होते हैं तो जो डेरिवेटिव्स है वो इस तरह से मार्केट को मूव करता है, क्योंकि बहुत पैसा हो जाता है मार्केट के अंदर, तो उस टाइम में पैसे की कमी करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप लोग ये रेपो रेट्स वगैरह देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट्स वगैरह देखते हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह हैं, तो ये सारी मूव होती हैं आरबीआई के थ्रू। इसी तरीके से सेबी जो है डेरिवेटिव्स को इस तरह का प्रोडक्ट मतलब है जो कि पूरी की पूरी मार्केट को क्या करता है, मूव कर सकता है, पूरी मार्केट को बदल सकता है और कंट्रोल करता है पूरी मार्केट को। तो कहता है अगर इंटरनेशनल करेंसी के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो डेरिवेटिव सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है, और आज के टाइम में इसका बहुत ही वाइडली और वेराइटी ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा डेरिवेटिव जो है वो सिक्योरिटी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आपके फ्यूचर है, इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो मतलब ये सारे आप आगे जाकर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको करवाऊँगी। अगर डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशंस में इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 हमें क्या डिफाइन करता है, और आपको यही डेफिनेशन इसके अंदर करके चलनी है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा, उस फर्स्ट डेफिनेशन में इसने क्या बताया है कि ए सिक्योरिटी डेरिवेटिव फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, लोन, वाइदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट और एनी अदर फ्रॉम द सिक्योरिटी। मीन कहने का है कि जो आपकी सिक्योरिटी है उसको हम प्रोडक्ट मानते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब है वो आपका डिबेंचर्स हो सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट शेयर्स हो सकते हैं, लोन हो सकता है, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, किसी भी तरीके का। उसके बाद वो बी में क्या कहता है सेकंड पार्ट में कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैल्यू ऑफ द प्राइस या इंडेक्स जो है या अंडरलाइंग असेट्स है या फ्लक्चुएशंस ऑफ द प्राइजेस आते हैं या रेफरेंस प्राइजेस हैं, उनके बेसिस पर ये कंडक्ट किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव डेरिवेटिव्स होते हैं, सच एज द इंस्ट्रूमेंट एज टू बी द डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू द डेरिवेटिव। इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है, या ये प्रॉपर सेबी की रेगुलेशन से और अप्रूवल से ही मार्केट के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो आपको इस डेफिनेशन से इसके फीचर्स भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स में इसने क्या क्या बताया है उसको देखिए।
फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स में ये क्या कहता है कि ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो डेरिवेटिव है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी जो खरीदती हैं और जो सेल करता है, बायर और सेलर के बीच में। उसके बाद है एक्सपायरेशंस डेट और मैच्योरिटी डेट। इनकी भी एक्सपायरी डेट और मैच्योरिटी डेट होती है कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑटोमेटिकली लिखी जाती है उसके अंदर। और ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो होता है वो एक राइट बन जाता है, एक्सरसाइज ऑफ द राइट बन जाता है आपके जो आपके बायर्स और सेलर होते हैं। इस पर वैल्यू होती है, एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज एज पर क्लोजिंग और एक्सपायरी डेट। और जो वैल्यू जो होती है डेरिवेटिव्स की वो असेट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग रखी जाती है। काइंड्स और टाइप की अगर बात करें तो कहता है कि डेरिवेटिव जो है वो तीन तरह के होते हैं। जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एक ऑप्शन होता है, एक स्वैप होता है, ठीक है। तो ये सारी जो अंडरलाइंग असेट्स होती हैं ये फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, कमोडिटी इंडेक्स वगैरह के अकॉर्डिंग होती हैं। उसके बाद लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लो रिस्क होता है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती है क्योंकि बहुत ही कम आती है, अगर आती भी है, और रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टर्म्स होती हैं और इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो लार्ज पोर्शन जो होता है इन्वेस्टर्स का, लार्ज पोर्शन जो होता है वो ईजिली यूज़ किया जाता है। उसके बाद हैजिंग और स्पेकुलेटिंग वगैरह वाली चीज़ें भी आपकी जो है इसके अंदर पोजीशन, मतलब जो इन्वेस्टर्स होता है वो हैज कर पाता है अच्छी तरह से इसके अंदर। और जो आपकी स्पेकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं आती हैं और एक्सप्लोर कर देता है। फ्लक्चुएशंस प्राइजेस में बहुत ज़्यादा होते हैं और रिलेशनशिप इससे अच्छे बनते हैं। जो आपके डेरिवेटिव्स वैल्यूज़ होती हैं और जो असेट्स की वैल्यूज़ होती हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशन, इंक्रीज डिक्रीज अच्छी तरह से हम स्टडी कर पाते हैं। सेटलमेंट जो फिजिकल और कैश सेटलमेंट्स हैं वो दोनों ही पॉसिबल हैं डेरिवेटिव के केस में। अब आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखें तो कहता है जो बोर्ड ऑफ सेबी है उसने 11 मई 1998 को एक्सेप्ट की थी, रिकमेंडेशन की थी, जो डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी थी इसके अंदर इसकी रिकमेंडेशंस की थी। और इट ऑल्सो अप्रूव द फेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया बिगनिंग विद द स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर। वो कहता है फ्यूचर को शुरू करने से पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पर डेरिवेटिव को लॉन्च कर चुके थे। और द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव दैट बाय लॉ रिकमेंडेड बाय द कमेटी द रेगुलेशन कंट्रोल ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और जो बोर्ड था, जो आपका बाय लॉ बोर्ड था, उसने भी अपनी कमेटी के थ्रू जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ट्रेडिंग सेटलमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन कमेटी थी उसके अंदर इस बाय लॉ में इसको जाकर अप्रूवल दे दी थी। लेकिन सेबी ने इसके ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे। वो कौन कौन से थे वो रूल्स और रेगुलेशन थे, जैसे कि आपका नंबर 1 पर दिया हुआ है। आपका नंबर 1 पर वो क्या कहता है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक्सचेंज जो होता है उनका गवर्निंग काउंसिल्स और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड और मैक्सिमम 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स जो होते हैं गवर्निंग काउंसिल्स के उसके अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं। दूसरा कहता है द एक्सचेंज शैल बी रेगुलर, जो होता है आपकी एक्सचेंज जो होती है वो रेगुलेट होती है जो सेल प्रैक्टिसेस ऑफ द मेंबर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, और प्रायर अप्रूवल जो होती है सेबी की आपकी होनी ज़रूरी है। तीसरा वो कहता है जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेड्स होता है सेबी अप्रूवल के थ्रू, उसका भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ में वो क्या कहता है कि जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, ब्रोकर्स हैं या क्लियरिंग मेंबर्स वगैरह हैं, वो भी सेबी के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एंड द लास्ट वो कहता है जो डेरिवेटिव्स ब्रोकर शैल बी ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी, मीन सेबी के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आती है बात रूल्स और फॉर द स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस बाय FMC। FMC जो है उसके थ्रू जो भी क्लियरिंग कॉरपोरेशंस वगैरह हैं उनके थ्रू जो भी आपकी आती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कहता है हर एक रेगुलेटरी जो आपकी रेगुलेशंस जो होती हैं, मीन जो एवरी रेगुलेशंस जो है स्टॉक एक्सचेंज शैल हैव मिनिमम नेटवर्थ जो होती है उनकी 100 करोड़ हर टाइम होनी चाहिए। जो एप्लीकेंट सीकिंग रेजिग्नेशंस शैल हैव मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। और एवरी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग हाउस की जो वो है आपकी जो आपके एवरी रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन शैल बी अचीव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 300 करोड़, जो मिनिमम नेटवर्थ जो है 3 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको पहले BSc और NSc में भी बता चुकी हूँ, वही ऑलमोस्ट चीज़ें हैं।
ठीक है। उसके बाद है वो कहते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है या जो आपकी रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट्स मैनर्स पर, और स्पेसिफाइड जो नेटवर्थ है उनकी वो अचीव कर लेनी चाहिए उनको शेयर होल्डर्स को। उसके बाद हर एक जो आपकी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, वो सबमिट होनी चाहिए, ऑडिटेड होनी चाहिए न्यू जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स ऑन ईयरली बेसिस है। जैसे कि 13 सितंबर जो है हर ईयर जो है एक प्रीसीडिंग ईयर माना जाता है, हमारे यहाँ 31 मार्च माना जाता है। उसी तरीके से इनमें 13 सितंबर को जो है वो प्रीसीडिंग ईयर माना जाता है हर एक का। उसके बाद आती है जो आपके सेबी हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स हैं, उनके रूल्स में 2015 में कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस आपको यहाँ बताए गए हैं। वो कहता है कि सेबी जो है उसने अमेंड किया था स्टॉक ब्रोकर और जो सब ब्रोकर रेगुलेशन सितंबर 28-15 को, वो इंक्लूड था उसमें न्यू सेक्शन 18C। सेक्शन जो था वो इम्पोज करता था रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रोकर, और सब ब्रोकर्स की जो एक्टिविटीज़ थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। उसने क्या कहा था, ए स्टॉक ब्रोकर जो है कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग सेलिंग या डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ थी उनको करना, कमोडिटीज़ डेरिवेटिव्स वगैरह को, या अंडरटेकिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग जो कमोडिटीज़ की थी डेरिवेटिव्स की, वो परमिशन दी गई थी सेबी के थ्रू। दूसरा वो कहता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स कैरी करते थे एक्टिविटीज़ बाइंग सेलिंग डीलिंग कमोडिटीज़ वगैरह में, वो नहीं कर सकते थे एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी अदर देन द कमोडिटी डेरिवेटिव अनलेस परमिटेड बाय गो। अगर परमिशन नहीं है उनको सेबी की तरफ से तो वो उनको नहीं कर पाते थे। उसके बाद अगला आता है आपका फीस ऑफ द मेंबर्स ऑफ, तो जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ डीलिंग, जितनी भी सिक्योरिटीज़ ऑफ कमोडिटी ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये फ़ीस स्ट्रक्चर बेटा आपको लर्न करने हैं। जैसे कैश है, इक्विटी में है, अगर करंट डेरिवेटिव करेंसी डेरिवेटिव्स है, कोई भी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है या डिबेंचर्स हैं, तो उनके क्या क्या स्टॉक ब्रोकर्स के रेट्स हैं, क्या क्लियरिंग मेंबर्स की फ़ीस वगैरह है, या सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स जो हैं उनकी फ़ीस क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं। ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें एनुअल फ़ीस की अगर हम बात करें तो जो एनुअल फ़ीस है आपके क्लियरिंग हाउस वगैरह की, तो वो एनुअल फ़ीस क्या कहता है, वो 50,000 हर ईयर है, जो कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाती है, अदरवाइज़ फिर वो 1 जून के आसपास जाती है। उसके बाद जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो भी आपकी 50,000 की है। उसके बाद जो वो कहते हैं नेट डिपॉजिट्स वगैरह हैं, वो आपको ये पूरी टेबल बनाकर इसमें दी हुई है कि जो नेट वर्थ और जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो कितने कितने होने चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी नेट डिपॉजिट से अलग वो कहते हैं नेट वर्थ और डिपॉजिट फॉर द मेंबर ऑफ डीलिंग इन अ कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर हैं या सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स हैं या क्लियरिंग मेंबर्स हैं, उनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, डिपॉजिट वर्थ कितनी होनी चाहिए, और फॉर द मेंबर्स जो आपकी ज़रूरत है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो उसके बेसिस पर आपने इसको करनी है और ये सारी चीज़ें आपके लर्न करने की हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें वो क्या कहता है कि जो सेबी है उसने अमेंडमेंट किए थे स्टॉक ब्रोकर और सब स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 92 में सितंबर 28, 2015 में। एज पर द जो अमेंडमेंट्स थे वो क्या था कि ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज जो सेटिस्फाई होते थे हर एक एलिजिबल कंडीशंस वगैरह को, रिक्वायरमेंट मेंबर्स वगैरह की, ठीक है, वो 3 महीने तक एज अ सितंबर 28, 2015 के अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर सेबी की जो है वो एज अ स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर डील कर सकते थे। दूसरा कहता है कि जो सच एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज में काम कर रहे थे वो एलिजिबल थे एज पर द रूल्स 8 SC रूल्स के अकॉर्डिंग 1957, वो 1 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ द ट्रांसफ़र या वेस्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द असेट्स के बेसिस पर अपने जो मेंबर्स हैं वो रह सकते हैं। तीसरा वो कहते हैं एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो वो डिज़ारियस ऑफ द बिकम द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो सितंबर 28, 2015 में SC रूल R के अकॉर्डिंग वो एज अ मेंबर्स बन सकता था, उसकी कंडीशंस और उसके रेगुलेशंस को फॉलो करके। और अगर फोर्थ में वो क्या कहता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है अगर स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब जो मैनर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन है उसकी अगर फुलफिल करता है, या कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज जो होल्डर्स है मेंबर्स का प्रेस्क्राइब करता है अलोंग विद द एप्लीकेशन फीस। और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट इसमें वो कहता है द स्टॉक एक्सचेंज आर डायरेक्टेड टू अमेंड द बाय लॉ, या रूल्स है या रेगुलेशंस है इम्प्लीमेंट करता है उन सभी डेरिवेटिव्स पर। और दूसरा कहता है डायरेक्ट करता है नोटिस ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑफ द ब्रोकर, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स एंड
क्लियरिंग मेंबर्स ऑल्सो भी डायमिट द सेम ऑन द वेबसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने करनी है और ये बहुत ध्यान से करना है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।